नमस्कार बच्चों, आज हम आगामी आने वाली परीक्षाएं मुख्य रूप से टीईटी और सीटेट, सुपर टेट जो भी परीक्षाएं हैं उसमें पर्यावरण एक बड़ा सा भाग है। 30 क्वेश्चन टीईटी में पर्यावरण से संबंधित आते हैं। इसके अलावा अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सरकार के, यूपी सरकार के, यहाँ भी जीएस की बात होती है, वहाँ पर्यावरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन जो अधिकतर एग्ज़ाम में दिखता रहता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जो पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन को हमें किस तरह से देखना है, समझना है। जब कभी हम किसी आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, उसका डीएनए करते हैं, तो उसके ऑप्शन पर भी हमें विचार करना चाहिए। 2018 के टीईटी में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हम 5 जून पर टिक करके इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि इसके साथ साथ दूसरे कौन से ऑप्शन थे। जो दूसरे ऑप्शन थे उसमें एक था 16 सितंबर, एक था 11 जुलाई और एक था 2 दिसंबर। अब इस क्वेश्चन का तो सीधा सीधा हमने जवाब दे दिया, परंतु हर बार यही क्वेश्चन रिपीटेड नहीं आएगा। थोड़ा हम ऑप्शन में देख लें और वो ऑप्शन भी किसी ना किसी तरह से पर्यावरण से ही संबंधित है। यदि हम बात करते हैं 16 सितंबर की, तो 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि पर्यावरण की अगर हमने बात की है क्वेश्चन में, तो उससे संबंधित जो ऑप्शन है वह भी किसी न किसी रूप में पर्यावरण से संबंधित है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण दिवस की बात कर रहा है, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस की बात कर रहा है। लाजमी जनसंख्या का बढ़ना और पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ना अंतर संबंधित है। इसी तरह से 16 सितंबर ओजोन दिवस की बात करता है। हमें ओजोन लेयर को बचाना है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वह एक अम्ब्रेला है, एक लाइफ सेविंग अम्ब्रेला है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर हम पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करें, क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है, अब इस क्वेश्चन का 5 जून। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से संबंधित जो बनता है कि ये निर्णय कब लिया गया। तो सबसे पहले 1972 में यूएनओ की महासभा ने क्या किया कि इसका निर्णय लिया। यह सम्मेलन जो हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में 1972 में यूएनओ की महासभा का सम्मेलन हुआ, वहाँ पर ये निर्णय लिया गया और पहला पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून 1974 से मनाया गया। 2 क्वेश्चन और यहाँ बनते हैं कि पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। वो स्टॉकहोम में हुआ था। यूरोपियन कंट्री है स्टॉकहोम। कब हुआ था सम्मेलन? 1972 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सम्मेलन को बुलाया और पहला पर्यावरण दिवस जो मनाया गया वो 5 जून 1974 को मनाया गया। अब यहीं पर हमने जो एक पॉइंट आया यूएनओ का, तो यूएनओ से संबंधित भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है जो एग्जाम में बनता है कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है।
इसी तरह से अगर हम बात करें 16 सितंबर की, तो इससे संबंधित क्या ब्रांचेस हैं, क्या क्या चर्चा हो सकती है। 16 सितंबर ओजोन दिवस। क्या है ओजोन लेयर? हम देखते हैं अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी को चारों ओर से वायुमंडल ने घेर रखा है। इस तरह से जो पूरा एटमॉस्फेयर है, जो वायु है, उसने पृथ्वी को घेर रखा है। इस वायु के घनत्व और ताप के आधार पर, डेंसिटी और टेम्परेचर के आधार पर इसको 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी से लगी हुई पहली जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। शोभ मंडल। इसके बाद जो दूसरा लेयर आता है उसको हम कहते हैं समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा जो मंडल है उसे हम कहते हैं मध्य मंडल, मीसोस्फेयर। उसके बाद आयन मंडल, आयनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल। इन स्फेयर और मंडलों की चर्चा हम बाद में करेंगे। मुख्य रूप से हम यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि ओजोन लेयर किस ताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है तो जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में पाई जाती है। एक क्वेश्चन हमको यहाँ से मिला ये ओजोन लेयर का। दूसरा क्वेश्चन हम वही 16 सितंबर की बात कर रहे हैं, ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब ओजोन लेयर को हम लाइफ सेविंग अम्ब्रेला क्यों कहते हैं? हम इसे कहते हैं जी जीवन रक्षक एक छतरी है हमारी, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उससे हमारी रक्षा करती है। लमसम क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो संपूर्ण ऊर्जा है 100% चलती है। अगर 100% मनुष्य पर आ जाएगी पृथ्वी तक तो मनुष्य सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रकृति ने एक अपना सिस्टम बना रखा है। लमसम लगभग 50% वापस चली जाती है सूर्य से आने वाली ऊर्जा, और 50% अंदर आती है ओजोन लेयर को पार करके। 49 और 51 का रेशियो है ये। फिलहाल हम 50-50 आधा आधा मान लेते हैं। और इस तरह से ये पूरा एक ऊष्मा का बजट है। उस ऊष्मा के बजट में मनुष्य, पेड़ पौधे यहाँ पर उसी ऊष्मा के अनुसार प्रकृति ने, ईश्वर ने उनको बना रखा उनके लिए। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता है तो अनेक प्रदूषित गैसें बाहर निकलती हैं। इन्हीं प्रदूषित गैसों में कुछ खतरनाक गैसें हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरो, इसके साथ साथ मीथेन की बात करेंगे। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है जो ओजोन परत को नष्ट करती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और इस तरह से प्रदूषित गैसों के कारण ओजोन परत का क्षरण हुआ है और उसमें होल हो गया। और उस होल के कारण क्या होता है कि तेजी से गर्मी, जिसे 50% जो ऊष्मा अंदर आनी थी उससे ज़्यादा आ जाती है और प्रकृति अधिक गर्म हो जाती है। उसका ऊष्मा का बजट संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग होना। अब ये जो दिक्कत है, ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं, क्वेश्चन आता है, जबकि ध्वनि को डेसिबल में। मोटाई, ओजोन परत की मोटाई को नापने का पैमाना जो है वो डाप्सन है। अब ओजोन का क्षरण जिस तरह से हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके लिए 1987 में कनाडा के एक नगर मॉन्ट्रियल में सम्मेलन होता है कि ओजोन के क्षरण को रोका जाए। इस पर बातचीत करी गई मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है वो संबंधित है। सम्मेलन जो होता है वो 16
सितंबर 1987 को होता है। और इसके साथ ही साथ प्रथम ओजोन दिवस कब से मनाया गया, वो है 1995। तो मॉन्ट्रियल में जो प्रोटोकॉल हुआ वो 1987 में हुआ, और पहला ओजोन दिवस जो मनाया गया, विश्व ओजोन दिवस, वो 1995 में मनाया गया। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक सम्मेलन समय समय पर होते रहे हैं। इसी में 1992 का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जिसे हम रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। यह भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था। कभी भी आपसे पूछा जाए रियो सम्मेलन कब हुआ था, या इसी को हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, तो 1992 में हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील का एक नगर है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, जबकि बहुत सारे लोग, बच्चे ऐसा समझते हैं कि रियो डी जेनेरियो एक ऐसा महत्वपूर्ण नगर है जिसका नाम बार बार आता है। पिछला ओलंपिक भी रियो में हुआ था, जिसे हम रियो ओलंपिक कहते हैं। इस बार का ओलंपिक जो था वो टोक्यो में हुआ था। रियो राजधानी नहीं ब्राज़ील की राजधानी जो है वो ब्राज़ीलिया है। जैसे यहाँ मैं बताऊँ कि स्विट्ज़रलैंड जो यूरोपियन कंट्री है उसकी राजधानी बर्न है, उसकी राजधानी जेनेवा नहीं है। एक बड़ा सा नगर, फेमस नगर है, यूएनओ के बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय उससे संबंधित जो है वो जेनेवा में है। परंतु जो राजधानी है स्विट्ज़रलैंड की वो क्या है? वो राजधानी बर्न है। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री जो चारों तरफ से फिलहाल 4 कंट्री से घिरा हुआ है और पूर्णतः पर्वत पर है। किस पर्वत पे स्विट्ज़रलैंड है? आल्प्स पर्वत पे। क्वेश्चन समझ सकते हैं, आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में है। यही मुझे याद है कि मैंने बात करी थी अभी CFC की। ये क्वेश्चन CFC से बनता है कि इसका उत्पादन कहाँ से निकलती CFC ज़्यादा। तो रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली पीछे जो गैस, गर्म गैसेज होती हैं, वो मुख्य रूप से CFC का उत्पादक है। तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसेज। यहीं पर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की, CO भी एक अत्यधिक प्रदूषित गैस है, खतरनाक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में उसको बढ़ाने में मदद करती है। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी प्रदूषित गैस नहीं है जिसे हम जड़ से खत्म कर दें। अगर इससे हम बात करें कि प्रदूषित गैसों को खात्मा किया जाए जिससे कि ओजोन लेयर को बचाया जाए, सही। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बचाया जाए? मैंने कहा कि प्रदूषित गैसें ओजोन लेयर को नष्ट करती हैं, तो हम इनको पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अगर इस तरह से प्रदूषण को मिटाने के लिए कार्बन को रोका जाए, और कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए हमने जैसे रिक्शा वाला बैटरी, हम लकड़ी को नहीं जलाते, धुआं नहीं करते, उसके ऑप्शन खोजते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ऐसी प्रदूषित गैस है, अगर वातावरण में संपूर्ण प्रदूषित गैसों की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आधा हिस्सा कार्बन मोनोऑक्साइड है और आधे में सारी प्रदूषित गैसें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी प्रदूषित गैस है जिसे हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, करना चाहते हैं। परंतु कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए प्लस भी और हमारे लिए माइनस भी है। माइनस इस रूप में है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको बढ़ाने में मदद करती है, और प्लस इस रूप में है अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है उसमें क्लोरोफिल होता है, और पौधे क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी को लेते हैं, जड़ से पानी को लेते हैं, हरित लवक जो पौधों में होता है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर इनकी पत्तियां अपने भोजन का निर्माण करती हैं। तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पौधे जो हैं वो भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और अगर पौधे नहीं होंगे तो पूरी आहार श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाएगी, फूड चेन खत्म हो जाएगी। अब कोई बच्चा ये बोलता है कि हम पौधा नहीं खाते, हम नॉनवेज खाते हैं,
तो आप जिसको खाते हैं वो पौधा खाता है। आप बकरा खाते हैं, आप किसी तरह से किसी भी मीट को खाते हैं तो किसी ना किसी रूप में वो क्या करता है, पौधे का ग्रहण करता है। तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम है वो क्या है, उत्पादक, प्रोड्यूसर जो है वो हरे पौधे ही हैं। देन उसके बाद कंज्यूमर आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी। अगर यही नहीं होगा तो पूरी फूड चेन खत्म हो जाएगी। और इसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषित गैस होने के बावजूद भी हमारे लिए एक प्लस गैस है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। कोयले से निकलने वाली गैस, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सिगरेट से निकलने वाले में गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होती है, खतरनाक गैस। यहाँ कहीं भी जाम लग जाता है, बहुत सारा धुआं हो जाता है, अजीब सी मिचलन होने लग जाती है, उल्टी सा लगता है लोगों को। दम का घुटना है कार्बन मोनोऑक्साइड में। कहानी सुनी होगी, एक बुढ़िया थी, बहुत ठंड का टाइम था और कमरे में उसने क्या किया, अंगीठी को खींच लिया और चारों तरफ से कमरे को बंद कर दिया जिससे कि कमरा गर्म हो जाए। ये सत्य है कि कमरा तो गर्म हो गया, परंतु सुबह जब उठे तो बुढ़िया ठंडी हो गई थी। तो कुल मिला के क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित होने में रुकावट पैदा करती है और इससे क्या होता है कि दम घुट जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमने एक क्वेश्चन देखा 2018 का और उससे संबंधित कुछ मुद्दों पर अगर हमने बात करी तो इस तरह से अगर एनालिसिस आप हर क्वेश्चन का करते हुए करेंगे तो आगामी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अर्थात 30 नंबर में से 25 से 26 नंबर आप इजीली पा सकते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।